नमस्कार दर्शकों, healthfortnight.com के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम हेल्थ केयर सेक्टर की ज़रूर बात करेंगे, लेकिन बात करेंगे एक सफलता की कहानी की, जो कि एक शहर के हमारे जाने माने चिकित्सक हैं, जिनकी न केवल एक चिकित्सकीय पहचान है, बल्कि वे एक अच्छे एंटरप्रेन्योर के रूप में भी जाने जाते हैं। वे एक पर्यावरणविद भी हैं और साथ ही समाज सेवा में भी उनका बड़ा योगदान है। आज हम उनसे जानेंगे कि कैसे और कब और कहाँ उनकी करियर की शुरुआत हुई, उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, किन किन चुनौतियों का उन्होंने इस मुकाम तक पहुँचने में सामना किया और वे आगे किस तरह की योजना के साथ या आगे भविष्य में क्या और करने जा रहे हैं। तो सर, स्वागत है। और आपका इंट्रोडक्शन मैं करा दूं दर्शकों को कि आज हम साथ हैं पालीवाल मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर जेपी पालीवाल जी के साथ। और आज हम उनसे जानेंगे उनके जीवन के बहुत सारे पहलुओं के बारे में, जो कि अनछुए हैं और बहुत कम लोगों को उनकी जानकारी है। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले कि आपका जन्म कहाँ हुआ और शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ हुई। रविंद्र सोनी जी, पहले तो मैं आपका ही आपके मंच पर अभिवादन करता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मंच भी आपका और अभिवादन भी आपका। थैंक यू। यदि मैं अपने जन्म स्थान की बात करूँ तो शाहजहाँपुर जिले के एक छोटे से गांव ग्राम पुलाय कला में, जो अब तो हालांकि बड़ा हो गया है, 11 फरवरी 1961 को मेरा जन्म हुआ। जन्म होने के बाद मेरी स्कूल की जो शिक्षा रही है वो गांव में ही रही है। कक्षा 8 में उस वक्त की जो तत्कालीन व्यवस्थाएं थी, उस तत्कालीन व्यवस्थाओं में कक्षा 8 में, चूँकि उस वक्त वो अलग से एक उसकी एग्ज़ाम्स होती थी, तो उसमें मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था। डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था तो मेरा सिलेक्शन वहाँ के जो उस टाइम, उस वक्त जैसा आज नवोदय विद्यालय, उस वक्त आदर्श विद्यालय हुआ करते थे, उसके लिए मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मैं बड़ा उत्साहित होकर शुजालपुर आया। और उस वक्त की परिस्थितियों के बारे में बात करते हैं तो आज के बच्चे हंसते हैं। उस वक्त शासन की ओर से हमें 100 रुपया प्रति माह मानदेय मिलता था। हमें एक कैपिटेशन फीस मिलती थी, हमें हमारा एक मतलब वैकल्पिक रूप में सरकार की तरफ से हमें वो पैसा मिलता था। उस 100 रुपये प्रति माह ने हमारे परिवार को इतना मोटिवेट किया कि चलो, जब कैलकुलेट किया कि खर्चा कितना आएगा तो लगा कि 250 रुपये प्रति माह खर्च पढ़ाने में आएगा। ये मैं बात बता रहा हूँ सन 1970 के आसपास की, कि 250 रुपये प्रति माह खर्च आएगा। 1970-75 के आसपास भी होता था। तो 150 रुपये प्रति माह का पिताजी ने व्यवस्था का विचार बनाया कि 100 रुपये वो मिल जाएंगे, 150 रुपये हम देंगे, चलिए हम आगे पढ़ाई करवाते। तो ऐसे करके शुजालपुर में शिक्षा हुई। हायर सेकेंडरी शुजालपुर में किया। फिर मैंने जो महाविद्यालयीन BSc फर्स्ट ईयर मैंने शुजालपुर से किया। और उसके बाद चिकित्सा क्षेत्र में एक मान के चलूँ कि मेरी तो दुर्घटनावश में चिकित्सा क्षेत्र में आया, क्योंकि जिस वक्त मैंने PMT दिया था उस वक्त सबसे कठिन जो सब्जेक्ट थे, जो प्रश्न पत्र थे, वो सिर्फ जूलॉजी और बॉटनी के थे। और मेरा फॉरेस्ट में बड़ा इंटरेस्ट था, तो मैं जूलॉजी और बॉटनी को बिल्कुल मतलब ये मान के चलो सर पर रखकर चलता था। और ये मानकर चलता था कि ये परीक्षा तो मैंने, PMT की परीक्षा तो मैंने सिर्फ अपने अनुभव के लिए दी थी। मैं तो IFS में जाना चाहता था। और जूलॉजी बॉटनी में उस वक्त मतलब उस साल में जितने लोगों ने परीक्षाएं दी थी, जो जूलॉजी और बॉटनी में पास हो गए वो कमोवेश सभी लोग मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट हो गए थे। इतने ज़्यादा लोग उस वक्त जूलॉजी और बॉटनी में फेल हुए थे। और बहुत कम नंबरों पर उस वक्त कट ऑफ 50% था। और कट ऑफ को भी गवर्नमेंट को नीचे करना पड़ा था। मेरा 48% अंक आए थे। उसमें आप कल्पना करिए कि कितनी सहज सरल तरीके से सिर्फ 2 विषयों ने मेरी PMT क्रॉस करा के मुझे मेडिकल भेज दिया। और मेडिकल के बाद मैं चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल आ गया। तो गांधी मेडिकल कॉलेज किया? मैंने गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से ही मैंने MBBS किया। और फिर उसके बाद उत्साहित तरीके से लगातार काम चलता रहा। तो फिर मेरा यहाँ मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन था, तो 40 के अंदर स्थान होने से मुझे PG मिल गया। उस वक्त PG एग्ज़ाम्स नहीं हुआ करते थे, तो मैंने यहीं से स्पेशलिटी में, जनरल सर्जरी में स्पेशलिटी किया। उसके बाद कुछ साल तक मैं शासकीय सेवा में रहा। कहाँ पर आपने शासकीय सेवा में रहे हैं? शासकीय सेवा में मैं उबैदुल्लागंज में पोस्टेड था। उसके बाद उस वक्त गैस राहत विभाग को चिकित्सकों की ज़रूरत थी, तो मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र मेरी ही मांग पर भोपाल कर दिया गया। पर कुछ पता नहीं, या तो मैं शासन के लिए फिट नहीं था या शासन की व्यवस्थाएं मेरे लिए फिट नहीं थी। तो मुझे लगा कि ये गाड़ी पटरी बैठेगी नहीं। तो मुझे लगा कि नहीं, क्योंकि मनमोजी तरीके से स्वतंत्र और स्वायत्त काम करने की व्यवस्थाएं शासकीय चिकित्सालय में नहीं होती। ये चीज़ मैं आज भी देखता हूँ। कहीं ना कहीं वहाँ पर राजनीति का प्रभाव, नेताओं का दबाव,
और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अधिकारियों का स्वभाव बहुत सारे रोड़े पैदा करता था। तो इस स्वभाव प्रभाव और दबाव को मैं कहीं सहन नहीं कर पाया। तो मुझे लगा कि नहीं, या तो मैं अंदर से विस्फोट होगा या फिर मैं खुद ही बाहर निकल जाऊँ। तो मैंने धीरे से बाहर निकलना उचित समझा। फिर मैं लगभग कब की बात थी, आपने कब जॉब से मुक्ति पाई और छुट्टी ली? 1992 में मैंने मेडिकल का जॉब छोड़ दिया। उसके बाद तो 95 से तो सरकार ने जबरन पकड़ के चिकित्सकों को छोड़ना ही बंद कर दिया, रिटायरमेंट देना बंद कर दिया, रिलीज करना बंद कर दिया। 1992 में मैं बाहर आ गया। उसके बाद फिर मैंने उत्तर एक छोटा सा क्लिनिक खोला। फिर तो मतलब आपकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी हम कहें तो 92 के बाद शुरू हुई? 92 के बाद, 92 तक तो बस ये मान के चले जैसे सारे छात्र रहते हैं, जैसे सारी छात्राएं, मतलब शुरुआती दौर था और मौज मस्ती वाला समय था। मस्त मौला हरफन मौला जिंदगी की, पढ़ना है तो पढ़ेंगे, अपने करियर के साथ किसी भी प्रकार का वो नहीं करेंगे, हम ज्यादती नहीं होने देंगे, किसी प्रकार का नुकसान नहीं करेंगे, खिलवाड़ नहीं करेंगे, बाकी मस्त मौला हरफन मौला जिंदगी थी। 1992 के बाद जब कहीं न कहीं अपने खुद की दिनचर्या का, खुद के भरण पोषण का, परिवार के भरण पोषण का और बाकी परिवार के अन्य रिश्तों का जब दायित्व आया तो उस दायित्व के तहत फिर लगातार मेहनत चलती गई। और कहते हैं कि जो गाड़ी ज़्यादा भरी होती है वो ज़मीन पकड़ के चलती है। मैं ज़्यादा दायित्वों के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी शुरू की थी, तो मैंने हमेशा ज़मीन पकड़ के चलने में विश्वास किया। तो मतलब 1992 से आपने एक अपनी लाइफ में टर्न लिया और आपने एंटरप्रेन्योर बनने की ठानी, और उसके बाद आपकी जो करियर की यात्रा है वो शुरू हुई, मतलब एज ए एंटरप्रेन्योर। देखिए, एंटरप्रेन्योर तो मैं ये मानता हूँ कि यदि हम सपने देखते हैं और उनको साकार करने में नहीं लगते हैं तो वो कभी पूरे नहीं होते। मैंने सपने देखे, लेकिन ये एंटरप्रेन्योर शब्द को लेके, मैं इसकी व्याख्या को लेकर या इस झंझट में कभी पढ़ा नहीं। हाँ, ये जरूर रहा है कि जो दायित्व सामने आया उसका जिम्मेदारी से, ईमानदारी से और पूरी तल्लीनता से उसके साथ मैंने समयोचित, न्यायोचित, कर्मोचित व्यवस्था के अंतर्गत अपने काम को देने की भरसक, भरपूर और पुरजोर कोशिशें की। बस यही कह सकता हूँ। उसी ने धीरे धीरे अपने मुकाम बदलते गए और उस मुकाम में आयाम बदलते गए, उस आयाम से व्यवस्थाएं बदलती गई और उन व्यवस्थाओं से अपने विचार बदलते गए। उसके साथ अपना कहीं न कहीं ईश्वर की कृपा से कदकाठी बदलता गया। जितना कदकाठी बना बढ़ा। पिताजी कहते थे कि झुककर चलोगे तो पहाड़ पार करोगे, सीधे चलोगे तो पहाड़ से भी गिर पड़ोगे। तो बस वो झुककर चलने की जो परंपरा थी, उनके जो शब्द रहते थे कि ज़मीन कभी नहीं छोड़ना, तो बस उसी परंपरा के अंतर्गत चलने की कोशिशें की। बीच में ऐसे मौके आए भी कि सफलता ने अहंकार दिलाया और उस अहंकार ने कहीं न कहीं व्यवस्थाएं बदली, तो थोड़ा नीचे भी गए। लेकिन नीचे जाने के बाद जब अपना आत्मावलोकन किया, मंथन किया, तो ऐसा लगा कि नहीं, हमारी विफलता या हमारे संघर्ष में हमारी गिरावट का कारण कोई और नहीं है, हम खुद हैं, हमारा आचरण है, हमारी व्याख्या है, हमारी व्यवस्था है, और कहीं न कहीं हम देखें तो हमारे समर्पण की कमी है। फिर से उसको बढ़ा दी। फिर नए सिरे से गाड़ी पटरी पे आ गई। आज आपके सामने बैठे हैं और आपसे प्रसन्नतापूर्वक बात चल रही है। बस जीवन इसी तरह प्रसन्नता से। तो डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे, जब आपने क्लिनिक से अपनी शुरुआत की, प्राइवेट जॉब में, मतलब एक तरह से आप निजी काम आपने शुरू किया, तो क्लिनिक के बाद जो हॉस्पिटल तक का सफर है वो कितना लंबा सफर रहा, किस तरह की चुनौतियां रही और कब आप हॉस्पिटल की स्टेज पर आए? देखिए, क्या है, मैंने पिताजी से एक ही वादा किया था कि आप मेरी शिक्षा पूरी करा दीजिए, मैं आपसे 25 पैसा भी नहीं लूँगा। तो मेरे लिए सबसे बड़ा संघर्ष तो सबसे पहले मेरे संसाधन का था। तो संसाधन खरीदा, पहले छोटी गाड़ी खरीदी, फिर मोटरसाइकिल खरीदी, फिर 2-3 साल बाद एक टूटी फूटी, हमारे एक प्रोफेसर थे, उनकी सेकंड हैंड कार खरीदी। तो मैंने वहाँ से संसाधन शुरू किया और एक बहुत छोटे से 3 कमरे के एक फर्स्ट फ्लोर के मकान में मैंने अपने क्लिनिक के साथ साथ वहीं पर एडमिशन शुरू किए। उस वक्त इतनी बंदिशें शासन की तरफ से और इतने सख्त नियम नहीं हुआ करते थे जितने सख्त नियम और बंदिशें शासन ने आज अस्पतालों के लिए कर दी। तो उसी में एक कमरे में मैं रहता था, एक कमरे में मैं मरीज देखता था और एक कमरे में मैं एडमिशन करता था। और जिनको एडमिशन की जरूरत होती थी, ऐसा लगता जिनको ऑपरेशन की जरूरत रहती थी, तो तत्कालीन समय में जो कुछ हॉस्पिटल्स थे, उस वक्त हॉस्पिटल्स बहुत कम थे। भोपाल में मुश्किल से 5-7 प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे। मैं सन 1990, 92, 93 की बात कर रहा हूँ। तो उनमें से किसी अस्पताल में ले जाकर ऑपरेट कर दिया करते थे और बस शाम को मस्त बेफिक्र होकर सो जाया करते थे। यदि किसी रोगी का कॉल आता था तो कॉल उस वक्त बड़ा मुश्किल होता था, रोगी के पास नंबर नहीं होता था, नंबर होता था लैंडलाइन नंबर हुआ करता था, कई बार लाइनें डेड पड़ी रहती थी। फिर पेजर आया, तो ऐसे कुछ पेजर के माध्यम से कभी मान लो किसी रोगी का कभी रात को समय आया, किसी ने दरवाजा खटखटाया, घंटी बजाई, तो उसकी भी सेवा कर दिया।
तो जो ये दौर था ये कितने समय चला, और जो जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कि जब फिर उस जर्नी से हम आगे बढ़ करके आप हॉस्पिटल, अपने स्वयं का अस्पताल बनाने की जो आपकी प्रक्रिया शुरू हुई वो कब हुई? देखिए क्या हुआ कि सन 2000 के बाद मैं समझता हूँ कि पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उस वक्त आईने के सामने खड़े होकर पहले कद नापते थे, और कद नापने के बाद एक ही चीज़ सोचते थे कि मेरी प्रतिस्पर्धा किसी से नहीं है। आज की जो मेरी उपलब्धियां हैं उससे मेरी उपलब्धियां कल थोड़ी सी ज़्यादा होना चाहिए, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं हो तो बराबर हो, और बहुत विषम परिस्थितियाँ हो तो थोड़ा बहुत कम हो, लेकिन अपने कद के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ ना हो, शालीनता से रहना, झुक कर चलना, सज्जनता से बात करना, और चिकित्सा की नेकी और नियम को कभी भी नहीं तोड़ना। सन 2000 के बाद उत्तरोत्तर लगातार विकास की परंपरा बनती चली गई। फिर मैंने एक 30 बेड का हॉस्पिटल डाला। फिर वो कहाँ पर था 30 बेड का? 30 बेड का हॉस्पिटल मेरा सबसे पहले मेरा 10 बेड का था जो पीर गेट पे था, 3 बेड का पीर गेट पे था। फिर 10 बेड का मैंने इमामी गेट पे डाला। फिर 30 बेड का मैंने सिंधी मार्केट में डाला, और 30 बेड का जो सिंधी मार्केट में डाला उसको मैंने फिर सन 2007-8 में भोपाल टाकीज पर लेके गया तो 60 बेड्स का था जी। और 2015 में फिर मैं नए शहर में आ गया। 2015 के बाद ये अस्पताल 2018 का है। तो इस तरह के अस्पतालों की श्रृंखला देखें तो धीरे धीरे उत्तरोत्तर, हालांकि इसमें मुझे नुकसान बहुत हुआ, पर जो अपनी चादर है उसमें काम करने की प्रेरणा, कि कहीं पर भी यदि हो कुछ भी हो, कर्ज ना हो, इसका भी मैं कठिन अनुभव ले चुका हूँ। सब कुछ रहे, कर्ज ना रहे तो भी आदमी सुकून से सोता है। तो धीरे धीरे कर्ज ना हो और अपनी व्यवस्था से ही अपना विराम और अपना पूर्ण विराम लें, उस व्यवस्था के अंतर्गत ये मेरा 6वां हॉस्पिटल है जी। और 5 जो हॉस्पिटल थे वो बंद करते चले गए, नए पड़ाव पर नए उस ज़्यादा व्यवस्थाओं के साथ और ज़्यादा बड़े आकार में अस्पताल खोलते चले गए। इसमें कहीं असफलताओं का भी सामना करना पड़ा, पर असफलता स्वीकार करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। व्यक्ति जैसा आप ही बोल रहे हैं, एंटरप्रेन्योर का मतलब मैं आज तक भी नहीं समझ पाया कि ये सेल्फ एक्सप्लेन्ड है या इट शुड बी डिफाइंड बाय पीपुल। लोग इसकी परिभाषा बताएं या हम खुद इसकी परिभाषा निकालें। तो इस शब्द की परिभाषा निकालने के लिए मैंने समाज को, आप लोगों को, धुरंधर लोगों को, आप जैसा अनुभवों पर छोड़ दिया। बस मैं तो सिर्फ काम करता चला गया, आज इस पड़ाव पर है जी। तो डॉक्टर साहब आपसे थोड़ा चुनौतियों के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि जो बीता दौर था उसकी चुनौतियां कुछ अलग तरह की थी। जब आपने शुरुआत की होगी तो कहते हैं कि शुरुआत बड़ी कठिन होती है। एक बार जब आप इस्टेब्लिश हो जाते हैं तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हों या और हों, तो सब मदद के लिए आपके आगे आते हैं। लेकिन जब आप अकेले शुरुआत करते हैं उस दौर में बहुत कठिनाइयाँ जाती हैं। तो किस तरह की कठिनाइयाँ आपको गईं, उनके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मैं मोटे तौर पर तो नवयुवकों को भी एक ही बात कहूँगा कि जब भी हम अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं या कोई कारोबार शुरू करते हैं तो पहले नाम को हमें बहुत आगे ले जाना पड़ता है। पहले मैं क्षमा चाहता हूँ, पहले हमें काम को बहुत आगे ले जाना पड़ता है जी। और नाम बहुत पीछे चलता है जी। शुरू में आपके काम का मूल्यांकन होता है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, जितना आपका तेजी से काम बढ़ता है उससे ज़्यादा तेजी से नाम बढ़ता है। तो एक समय ऐसा आता है जब नाम और काम दोनों साथ बढ़ते हैं। यदि नाम और काम दोनों एक साथ बढ़ने की उम्र 50 वर्ष तक आ गई है तो ये मान के चलें कि आपको अपनी सक्रिय उम्र में यदि आपने अपने शरीर को फिट रखा तो कम से कम 15 से 20 वर्ष में चिकित्सक की आगे, और मैं मानता हूँ कि उसकी क्षमता रहती यदि वो अपने शारीरिक क्षमता का ध्यान दे, स्वास्थ्य का ध्यान दे। तो 50 वर्ष की उम्र पर मुझे लगा कि जितना मेरा काम मुझे साथ दे रहा है उतना ही मेरा नाम मुझे साथ दे रहा है। लेकिन कालांतर में मैंने देखा कि काम पर ध्यान देना, या ऐसा नहीं कि काम पर ध्यान नहीं दिया, काम कम था लेकिन नाम ने काम को आगे बढ़ाया जी। या काम उतना ही था, काम धीरे धीरे बढ़ा, नाम आगे बढ़ता चला गया। तो एक परिस्थिति, एक समय ऐसा आता है कि अगले दशक में आप अपने नाम को भी बेचते हो और आप अपने काम को भी बेचते हो। शुरू में आपको काम बेचना पड़ता है जिसका दाम कम मिलता है, बीच में आपको नाम और काम दोनों बेचना पड़ते हैं जिसमें आपको एक समसामयिक मूल्य मिलता है, और बाद में नाम जब आगे हो जाता है तो निश्चित तौर पर ऐसी व्यवस्थाओं में लोग आपको ढूंढते हुए आते हैं और नाम पहले बिकता, काम बाद में बिकता है। क्योंकि वहां पर उस वक्त तक आपके काम के प्रति लोगों में विश्वास, और लोगों में एक तरह से देखा जाए तो आपके समर्पण के प्रति भी विश्वास होता है। काम के प्रति विश्वास, परिणाम के प्रति विश्वास, और यदि आपका दाम वाजिब हो तो दाम के प्रति भी विश्वास। चिकित्सा क्षेत्र में यदि आपका काम सही है, नाम सही है और दाम वाजिब है तो मैं समझता हूँ कि रोगी चौथी बात करता ही नहीं है जी।
तो डॉक्टर साहब, ये तो आपके करियर की बात हुई, आपके चिकित्सक क्षेत्र में काम करने की बात हुई, लेकिन आपके बारे में जाना जाता है कि आप पर्यावरणविद भी हैं जी। आप समाज सेवा में भी सक्रिय हैं जी। काफ़ी समय आपने राजनीति में भी अपना हाथ आजमाया है जी। तो हम इन चीज़ों का थोड़ा मिला जुला आपसे चर्चा करेंगे और डिटेल चर्चा का भी हम एक आपसे अलग सेशन रखेंगे जिसमें कि आपके एक एक पहलुओं को हम लेकर के बात करेंगे। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों को आप टच करें। सबसे पहले मैं अपने रुचि के विषय पर आता हूँ, पर्यावरण। जी। देखिए, पर्यावरण की परिभाषा यदि हम देखें बड़ी सरल, पर्यावरण जो हमारे इर्द गिर्द का आवरण है वही पर्यावरण है जी। जिसमें पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, 5 तत्वों की बात आप कर रहे हैं। यदि हम इन 5 तत्वों के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे तो ये 5 तत्व हमारे साथ कभी खिलवाड़ नहीं करेंगे। किसी भी परिस्थिति में यदि वायु को देख लें तो कोविड क्या है, दूषित वायु के कारण फैला है। हमने जल के भी बहुत प्रलयंकारी मतलब सारी तबाही हिंदुस्तान में देखी है। अग्नि की तबाही की बात करें तो आज आप देख लीजिए अमेरिका का क्या हाल है, दूसरे ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर जंगलों में ऐसी आग लगी जो बरसों से बुझ नहीं रही, रशिया का हाल देख लीजिए क्या है। और यदि वायु की बात करें तो वायु के वेग में पहले से तीव्रता बढ़ी है। यदि हम सूर्य की बात करें तो सूर्य आने वाले, अभी तक सूर्य को बारे में ये कहा गया था कि जीवन का सबसे बड़ा आधार है जी। लेकिन जो पर्यावरणविद ये कहना शुरू कर दिए हैं कि जो आज सूर्य जीवन का हमारा बहुत बड़ा आधार है, यदि हमने तौर तरीकों को नहीं बदला और यदि हमने पर्यावरण के साथ न्याय नहीं किया तो ये सूर्य ही हमारी मृत्यु का भी आधार बनेगा जी। तबाही का भी आधार बनेगा। तो जब हम प्रकृति के साथ विकृति पैदा करते हैं और संस्कृति को छोड़कर अपनी कृति पर आते हैं और उस कृति में हम कहीं ना कहीं यदि हम हमारे निर्माण का एक बड़ी तबाही, निर्माण भी बहुत बड़ी तबाही लाता है और हम प्रकृति के नेचुरल सोर्स से और नेचुरल सीन से और नेचुरल फ्रेम से जब हम खिलवाड़ करते हैं तो चाहे वो बांधों से मची हुई तबाही हो, चाहे वो बारिश की तबाही हो, चाहे वो तूफान की तबाही हो, चाहे वो प्राकृतिक ओले की तबाही, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, आंधी तूफान आएंगे। यदि हम प्रकृति से छिड़ेंगे तो प्रकृति अपनी जब तबाही मचाएगी तब आप कहीं भी नहीं निकल पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके इर्द गिर्द पर्यावरण है, आप पर्यावरण जिस आवरण के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। यदि ये कोट है, इस कोट के कोने में मैं आग लगाऊंगा, ये मेरा आवरण है, तो किससे नुकसान होगा? मुझे नुकसान होगा। कोट तो जलकर खत्म होगा। तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ कभी नहीं करना चाहिए। तो सर ये तो पर्यावरण ये हो गया पर्यावरण। है। सामाजिक क्षेत्र में तो ऐसा रहा है कि कुछ आप जैसे अच्छे मित्रों का सानिध्य और साथ मिला, उनकी प्रेरणा मिली तो कुछ अच्छे काम करते गए, जिसमें गुजरात भूकंप का एक बहुत विशाल अनुभव है और एक बहुत बड़े लेवल पर हमने विधवा विवाह सम्मेलन किया था, वो अनुभव है। उसके अलावा भी इन दिनों हम महिलाओं के लिए, गरीब महिलाओं और बच्चियों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण और उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता अभियान चला रहे हैं, वो हमारा है। अभी चंदन को लेकर हम एक नई योजना लेकर आए, वो हमारा है। उसके बाद आता है राजनीति। जी, बड़ा रोचक सब्जेक्ट है ये, सब लोगों की रुचि होती है इसमें। देखिए क्या होता है, ये बड़ा आकर्षक स्थान है। जो सफल हो गया वो सफल हो गया, जो विफल हो गया वो विफल हो गया। तो जो जीत गया उसकी जय जयकार, जो हार गया उसके लिए हाहाकार। तो मैं तो हाहाकार वालों में आता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा क्यों मानते हैं? नहीं, देखिए राजनीति में मैंने बहुत कम समय में बड़ी उपलब्धियां हासिल की, लेकिन वो संगठन के तौर पर, जी, संगठन के तौर पर न्यायिक निर्णय होते हैं, चाहे वो कोई भी दलों में, किसी दल विशेष का नाम नहीं लूंगा। लेकिन जब कहीं चुनाव वाली बात आती है तो वहाँ न्यायिक निर्णय नहीं होते हैं, वहाँ भेदभावपूर्ण निर्णय होते हैं, वहाँ समझौता वाली वादी निर्णय होते हैं और कई बार पार्टियों के बीच में भी आपसी समझौते होते हैं। ये बड़ा गूढ़ प्रश्न और लंबा रहस्य है, तो इस बारे में मैं ज़्यादा जानना नहीं चाहूँगा। उस विपरीत परिस्थिति में जहाँ पर न्याय नहीं है, तर्क नहीं है, बुद्धि नहीं है, तर्क और इस किसी प्रकार का, एक तरह से 3 शब्दों में कहूँगा, जहाँ न्याय संगत, युक्त संगत, तर्क संगत काम नहीं है, वो क्षेत्र राजनीति है। वहाँ भाग्य संगत काम हो सकता है। तो मुझे वहाँ न्याय संगत, युक्ति संगत और तर्क संगत वातावरण नहीं मिला, तो मैंने इस्तीफा देने के बाद आज से करीबन 14 साल पहले राजनीति को भी विराम दे दिया। एक अच्छा आयाम को विराम देने के पहले एक अच्छा आयाम पाया, विराम दे दिया। उसके बाद फिर मैं उसके बाद से राजनीतिक पटल पर निर्दलीय व्यक्ति हूँ पिछले 14 साल से। ये मेरी व्याख्या है जी। अब रहा सवाल कि आज की परिस्थिति में क्या करना और कैसे करना। देखिए क्या होता है, जब भाग्य साथ दे तो कर्म पर विश्वास करना चाहिए और जब कर्म साथ दे तो अंतरात्मा की सुनना चाहिए। अंतरात्मा की आवाज वो अंतरिक्ष है जिसमें बहुत सारे रहस्य छुपे हैं,
अंतरात्मा की आवाज़ जब सुनिए तो अंतरिक्ष के बारे में बोलेगा, अंतरिक्ष उन रहस्यों को बताएगा। वो रहस्य आपको कहीं से कहीं विचार देंगे, वो विचार आपको वाणी देंगे, वो वाणी आपको व्याख्या देगी, और वही व्याख्या आपको एक मार्ग बताएगी, और वही मार्ग यदि आप चलते चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि सफलता अपने आप पीछे आएगी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कर्मठ बने, उसके अलावा समर्पित बने, उसके अलावा कहीं पर भी ये ना समझें कि हम जो काम कर रहे हैं छोटा कर रहे हैं। इसी भावना से काम करते रहें। ईश्वर के यहाँ बहुत देर हो सकती पर कभी अंधेर नहीं होता। दाता देता है, लेकिन देता है सिर्फ पात्र को ही। जी डॉक्टर साहब, चलते चलते हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब आपका खाली समय आपको कभी मिलता है, वैसे तो आप बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन खाली समय में आप किस तरह की हॉबीज़ परस्यू करते हैं जिससे कि आप थोड़ा सा अपने आप को रिफ़्रेश कर पाएँ, थोड़ा ताजगी आपको मिल पाए, जो रूटीन का ज़िंदगी है उससे आप थोड़ा हट करके अपने आप को एनर्जी पाने के लिए क्या ऐसी चीज़ें करते हैं, वो थोड़ा दर्शकों को बताएं। कई बार खुद से भी लड़ाई होती है। ओके। मैंने दुनिया से लड़ना तो छोड़ दिया, क्योंकि उम्र की परिपक्वता ने मुझे बताया कि लड़ने का कोई अंत नहीं है। यदि हम अकबर महान की बात करें तो अकबर महान ने भी अंत में समझौता शांति के नाम पर किया। किसी भी देश में या कोई भी युद्ध देख लीजिए, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, हिंदुस्तान पाकिस्तान के, तो कोई भी युद्ध देख लीजिए, अंततोगत्वा शांति समझौते पर ही आधारित होती है। जब शांति, युद्ध के बाद शांति समझौते पर आधारित है, तो जीवन में भी जहाँ युद्ध ना हो, आपके इर्द गिर्द छोटे मोटे युद्ध ना हो, उसके लिए कहीं कहीं थोड़ा सा समझौता करने में मैं कभी बुराई नहीं मानता। एक सात्विक दृष्टिकोण के साथ आपके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचे, आपकी बात का दम बना रहे, ऐसे मामले में थोड़ा सा पीछे हटकर यदि हम सामने वाले को बोलने समझने का और सहने का अपनी चीज़ों को आगे रखते हैं तो सारे समस्याएं हल हो जाती हैं। और कभी कभार हल नहीं होती है तो फिर कानून उसका एक रास्ता होता है। मैं तो यही मानूंगा कि आज की तारीख में जब मैं खुद से मुझे गुस्सा आता है तो मैं एक्सरसाइज में लग जाता हूँ। ओके। तो आप एक्सरसाइज किस तरह की करते हैं? घर में करते हैं या जिम जाकर करते हैं? जिम तो देखिए साहब, ये छलावा है जी। मैं तो घर में अपनी देशी एक्सरसाइज में विश्वास करता हूँ। कुछ देशी डंबल्स और जो पुराने लकड़ी के जो बड़े बड़े वो पहले घुमाने वाले थे, बुगदल और ये सब, इन सब पे मैं एक्सरसाइज करता हूँ। जिम तो छलावा है, और इतना खूबसूरत छलावा है कि आप देखिए सैकड़ों, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में ऑल ओवर इंडिया में लोग जिम की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन जिम कभी भी आपका सेहत देने के लिए एक तात्कालिक भूमिका निभा लेगा, लेकिन यदि आपने अंदर से सोच लिया कि आपको स्वस्थ रहना है, मतलब इनर स्ट्रेंथ की बात, यस, तो आप मुश्किल से ये मान के चलें कि 100 रुपये रोज के पौष्टिक आहार में थोड़ा सा परिवर्तन करके घर में एक्सरसाइज करिए, मस्त रहिए। तो मैं जब तनाव में होता हूँ, जब मेरी खुद से लड़ाई होती है, तो मैं अच्छा कोई म्यूजिक स्टार्ट कर देता हूँ। किस तरह का म्यूजिक आपको पसंद है? देखिए, या तो धार्मिक म्यूजिक स्टार्ट कर देता हूँ, या कभी मन बहुत उदास होता है या कहीं न कहीं कुछ मन में आशिकी जैसे सवाल आते हैं तो आशिकी वाला म्यूजिक स्टार्ट कर देता हूँ। वरना गजलें और उसमें वरना मैं मतलब कुमार विश्वास को बड़ा पसंद करता हूँ, तो उसके शायराना अंदाज वाली चीज़ें स्टार्ट कर देता हूँ। या कभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई अच्छा वक्तव्य सुनना हो, क्योंकि देखिए एक्सरसाइज करते समय आपके पास बीच में स्पेल्स रहते हैं जी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्तित्व को सुनता हूँ मैं, सुषमा स्वराज के भाषणों को सुनता हूँ मैं। उसके अलावा यदि आप देखें तो तत्कालीन समय में अर्जुन सिंह जी हुआ करते थे, उनके भाषणों को सुनता हूँ मैं। आचार्य सुरेंद्र के भाषणों को सुनता हूँ मैं। कभी कभार बाबा रामदेव वाला खोल लेता हूँ कि आखिर ये क्या बोलते हैं, उनको सुनता हूँ मैं। तो ऐसे जो बहुत सारी विभूतियाँ हैं, उनके जीवनी के बारे में गूगल पर, नेट पर, या आपका स्क्रीन पर क्या मिल रहा है, आपके मोबाइल में क्या मिल रहा है, मैं कोई इनको एक चीज़ लगाकर वो भाषण सुनता रहता हूँ, बढ़िया उनके गीत सुनता रहता हूँ, और साथ में अपनी एक्सरसाइज करता रहता हूँ, और मेरा सारा खुद से लड़ाई समाप्त हो जाती है। क्योंकि खुद से समझौता बहुत मुश्किल है। दुनिया से आप समझौता कर सकते हो, खुद से समझाना बहुत मुश्किल है। और खुद से जो व्यक्ति जीतता है तो मैं समझता हूँ कि वही महावीर होता है जी। तो डॉक्टर साहब, आज आपने बहुत सारी बातें हमसे दिल खोल करके की हैं, और निश्चित रूप से हमारे जो दर्शक हैं और जो डॉक्टर साहब को फॉलो करते हैं, जो डॉक्टर साहब के फ़ैन हैं, जिनमें उनका कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब के जीवन से जुड़ाव रहा है, तो उनको भी तमाम जानकारियों को जान करके बहुत अच्छा लगा होगा। और आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं, और इसी के साथ हम डॉक्टर साहब से भी विदा लेते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, और जल्द ही हम आपसे पुनः मिलेंगे और आपके जीवन के और अनछुए पहलुओं पर बात करना चाहेंगे, और दोबारा आपसे मिलने के वादे के साथ हम यहीं से विराम लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र सोनी जी, आपका भी बहुत अभिवादन करता हूँ। आप ही के मंच पर आप ही के मन को बड़ा आदर देते हुए मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि मैं अपने
इस पुष्प से आपका अभिनव अभिवादन इसको झुका कर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।